वेलकम टू EWSS। तो जो आज हम आपके सामने लेके आए हुए हैं लेक्चर नंबर 33। तो जो लेक्चर नंबर 33 में हम बात करने वाले हैं बहुत ही प्यारी प्यारी सी डेफिनेशंस, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे आंख की संबंधन क्षमता। फिर बच्चों हम बात करने वाले हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। फिर बच्चों हम बात करने वाले हैं दर्शन कोण क्या होता है, विजुअल एंगल। और उसके बाद बच्चों हम बात करने वाले हैं आपका आवर्धन क्षमता। ठीक है बच्चों, तो इतने सारे टॉपिक आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले बच्चों। तो आप आज के लेक्चर को बिना स्किप किए देखिए। आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टेड है बच्चों, तो आप रेगुलर आप इस लेक्चर को देखते रहिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। ओके बच्चों, तो यानी आज का टॉपिक बच्चों पहला आंख की समंजन क्षमता। आंख की समंजन क्षमता, इसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। ठीक है बच्चों, तो यानी हमारा हेडिंग है आंख की समंजन क्षमता, एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। तो जो एकोमोडेशन पावर ऑफ आई होता क्या है बच्चों, यानी क्या होता है एकोमोडेशन पावर ऑफ आई, आंख की समंजन क्षमता कहते किसे हैं बच्चों? तो जान लीजिए, प्रत्येक मानव नेत्र में यह क्षमता पाई जाती है कि वह अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटा बढ़ाकर इस प्रकार समायोजित कर लेता है कि नेत्र लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रेटिना पर बन जाता है। जैसे कि मान लो बच्चों कि एक वस्तु अभी हमारे मान लीजिए हमसे 1 मीटर की दूरी पर रखी हुई है, हम उसको देख पा रहे हैं आसानी से। लेकिन उसी वस्तु को बच्चों जब हम उसको 2 मीटर की दूरी पर रख देते हैं तब भी उसको हम देख पाते हैं, और धीरे धीरे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तब भी उसको हम देख पाते हैं। जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है बच्चों, फिर भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो जो देखने की जो पावर है वही तो हमारी क्या है, एकोमोडेशन ऑफ आई है। यही तो हमारी आंख की समझने क्षमता है, एकोमोडेशन पावर ऑफ आई। तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि अगर नेत्र में एकोमोडेशन पावर नहीं है तो वो नेत्र यानी पूरी तरह विजुअली काम नहीं कर पाता। इसलिए बुढ़ापे में क्या होता है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी एकोमोडेशन पावर क्या होती है, घट जाती है। और जब एकोमोडेशन पावर घट जाती है तो हम बहुत ज्यादा दूरी की चीजों को नहीं देख पाते। ठीक है बच्चों, तो चलो इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अच्छे से लिखते हैं। तो बच्चों इसका हम लिखेंगे आंख की समझ क्षमता। एक बार दोबारा समझ लीजिए, यानी प्रत्येक मानव नेत्र में यह क्षमता पाई जाती है जो मतलब या प्रत्येक मानव नेत्र में यह क्षमता पाई जाती है कि वह अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटा बढ़ाकर इस प्रकार समायोजित कर ले कि नेत्र लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रेटिना पर बन जाए। तब यह क्षमता आंख की समझन क्षमता कहलाती है। तो लिखेंगे बच्चों, प्रत्येक मानव नेत्र में यह क्षमता पाई जाती है, यह क्षमता पाई जाती है प्रत्येक मानव नेत्र में यह क्षमता पाई जाती है कि वह अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटा बढ़ाकर इस प्रकार समायोजित
समायोजित कर लेता है कर लेता है कर लेता है कि कि नेत्र लेंस में कि नेत्र लेंस में कि नेत्र लेंस के सामने लेता है बच्चों। इस प्रकार समायोजित कर लेता है कि नेत्र लेंस के सामने कि नेत्र लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रेटिना पर बन जाए तब यह क्षमता आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक बच्चों, यानी बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन है कि एकोमोडेशन ऑफ पावर ऑफ आई क्या होता है। प्रत्येक मानव नेत्र में यह क्षमता पाई जाती है कि वह अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटा बढ़ाकर इस प्रकार समायोजित कर लेता है कि नेत्र लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रेटिना पर बन जाए, तब यह क्षमता आंख की समझ क्षमता कहलाती है बच्चों। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है बच्चों। अब बात करेंगे बच्चों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। बात करेंगे बच्चों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन या फॉर क्लियर विजन कहते हैं। फॉर क्लियर विजन। ठीक है, क्या है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस फॉर क्लियर विजन। ठीक है, क्या है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है बच्चों, और ये कितनी सेंटीमीटर होती है और इसे किससे व्यक्त करते हैं, सारी बात करेंगे बच्चों। यानी कि आपको पता है बच्चों कि प्रत्येक मानव नेत्र में अधिक से अधिक क्षमता लगाने की एक सीमा होती है, क्योंकि हम क्षमता मैक्सिमम लगा पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं लगा पाएंगे। तो मतलब यानी क्या है, प्रत्येक मानव नेत्र में अधिक से अधिक क्षमता लगाने की एक सीमा होती है, जिसके लिए नेत्र लेंस से वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे डी से व्यक्त करते हैं, और स्वस्थ नेत्र के लिए बच्चों इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है 25 सेंटीमीटर। यानी कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी क्लियर विजन की जो डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस, वो कितनी होती है बच्चों 25 सेंटीमीटर। यानी तो सिंपली हम कह सकते हैं कि प्रत्येक मानव नेत्र में अधिक से अधिक क्षमता लगाने की एक सीमा होती है, जिसके लिए नेत्र लेंस से वस्तु की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लिख देंगे इसको भी अब, यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे हम, प्रत्येक मानव नेत्र में अधिक से अधिक क्षमता लगाने की
लगाने की एक सीमा होती है। प्रत्येक मानव नेत्र में अधिक से अधिक क्षमता लगाने की एक सीमा होती है। जिसके लिए नेत्र लेंस से वस्तु तक की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। जिसके लिए क्या कहते हैं दोस्तों, जिसके लिए नेत्र लेंस से वस्तु तक की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं और इसे कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक बच्चों, यानी कि ये पूरी डेफिनेशन होगी बच्चों। यानी कि हम कह सकते हैं प्रत्येक मानव नेत्र में अधिक से अधिक क्षमता लगाने की एक सीमा होती है, जिसके लिए नेत्र लेंस से वस्तु तक की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं। स्वस्थ नेत्र के लिए इसका मान 25 सेंटीमीटर होगा बच्चों। ठीक है, तो पहले बच्चों आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में बताऊंगा दर्शन कोण कैसे कहते हैं, फिर आवर्धन क्षमता कैसे कहते हैं। ठीक बच्चों, आप पहले से नोट डाउन करिए। तो बच्चों अब यानी बात करने वाले हैं हम दर्शन कोण की। विजुअल एंगल क्या होता है बच्चों? विजुअल एंगल देखिए बच्चों, हम डालेंगे हेडिंग दर्शन कोण, दर्शन कोण इसको बोलते हैं बच्चों विजुअल एंगल कह सकते हैं या विजुअल एंगल भी कह सकते हैं। विजुअल एंगल, विजुअल एंगल सोचो क्या होता है विजुअल एंगल, या विजुअल एंगल भी कह देते हैं बच्चों इसको। क्या होता है विजुअल एंगल? विजुअल एंगल का मतलब यह है कि किसी वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बनाए गए कोण को क्या कहते हैं? विजुअल एंगल कहते हैं। जैसे हम देखो ले रहे हैं एक डायग्राम लेंगे बच्चों, ये हमारा नहीं क्या, ठीक है बच्चों, देखो एक डायग्राम बना लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं इसको। बच्चों हमारा क्या होता है? बच्चों नेत्र लेंस में कौन सा लेंस होता है? बच्चों नेत्र लेंस में हमारा ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा बच्चों थोड़ा टेढ़ा बनाया, इसको सही कर लेते हैं।
ठीक बच्चों, ये हमारा नहीं क्या बन गया, ये हमारा नेत्र लेंस बन गया बच्चों। नेत्र का ये क्या है, ये गोलक है, गोलक है। ये बच्चों क्या है, ये कार्निया है बच्चों। और बच्चों ये हमारा क्या है, इसमें ये हमारा मुखच्छ। मान लीजिए बच्चों एक वस्तु हमारी रखी हुई है, देखिए एक वस्तु हमारी ये रखी हुई है, वस्तु क्या बच्चों, ए बी, इसका नाम दे देंगे हम ए और बी। तो ये बच्चों ये कैसे जाएगी, ये हमारी जाएगी नेत्र लेंस से थोड़ा सा बच्चों, यहां पर हमारी क्या है, वस्तु रखी हुई। ये वस्तु का जो इमेज बनेगा तो बनेगा ए डैश बी डैश, और यहां से बच्चों जाएगी बच्चों, मान लीजिए इसको हम देंगे क्यू, तो बच्चों इसको हम दे देंगे क्यू डैश, क्या देंगे क्यू डैश। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारी वस्तु है, वस्तु के द्वारा क्या बनता है बच्चों, वस्तु के द्वारा जो हमारा इमेज बनता है उसे कहते हैं अल्फा, और ये क्या होता है बच्चों, बीटा। यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब के द्वारा जो इमेज बनता है उसको बच्चों हम कहते हैं बीटा, और जो वस्तु के द्वारा जो इमेज बनता है, सॉरी प्रतिबिंब के द्वारा जो दर्शन कोण बनता है उसको हम कहते हैं बीटा, और वस्तु के द्वारा जो दर्शन कोण बनता है उसे हम कहते हैं अल्फा। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। हम कह सकते हैं कि नेत्र लेंस द्वारा या किसी वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। ठीक, किसी वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। किसी वस्तु के लिए दर्शन कोण का मान जितना ज्यादा होगा वह वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। मतलब अगर यानी किसी का दर्शन कोण कम है तो वो यानी छोटी दिखाई देगी, और किसी का ज्यादा है तो वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। यानी कि हम सिंपली ये कह सकते हैं कि यानी किसी वस्तु के लिए दर्शन कोण का मान जितना अधिक होगा वह वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी, और किसी वस्तु के लिए दर्शन कोण का मान जितना छोटा होगा या जितना कम होगा वह वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई देगी। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, इसे हम लिखते हैं। यानी कि हम कह देंगे किसी वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बनाए गए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। दर्शन कोण कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बनाए कोण को दर्शन कोण कहते हैं। क्या लिख देंगे, किसी वस्तु के लिए दर्शन कोण का मान जितना अधिक होगा वह वस्तु उतनी ही बड़ी दिखाई देगी। तथा किसी वस्तु के लिए
किसी वस्तु के लिए दर्शन कोण का मान जितना छोटा होगा वह वस्तु उतनी ही छोटी दिखाई देगी अच्छा, एक बात और जान लेते हैं, यानी इसमें हम ये बात और लिख देंगे कि प्रतिबिंब द्वारा जो आंख पर दर्शन कोण बनता है उसको अल्फा से, सॉरी, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर जो दर्शन कोण बनता है उसे बीटा से, और वस्तु द्वारा जो आंख पर दर्शन कोण बनता है उसे अल्फा से। ठीक है ना? तो यहाँ लिख देंगे नोट में वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण को अल्फा से व्यक्त करते हैं तथा प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण को बीटा से व्यक्त करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये हमारा हो गया दर्शन कोण का टॉपिक। ठीक बच्चों, तो बच्चों अब बात कर लेते हैं हम किसकी, आवर्धन क्षमता की। किसकी? आवर्धन क्षमता। ठीक बच्चों, तो यहां हम डालेंगे हेडिंग आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता। ठीक बच्चों, इसको बच्चों बोलते हैं मैग्निफिकेशन पावर। मैग्निफिकेशन पावर। ठीक बच्चों, तो जो क्या होती है आवर्धन क्षमता, क्या होती है मैग्निफिकेशन पावर? मैग्निफिकेशन पावर होती क्या है, आवर्धन क्षमता होती क्या बच्चों? तो जान लेंगे इसको। यानी कह सकते हैं किसी प्रकाश के यंत्र की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होती है। यानी कि हम सिंपल कह सकते हैं, यानी यहां कह सकते हैं, यहां लिख देंगे आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण वस्तु द्वारा आंख पर बना
दर्शन कोण। ठीक बच्चों, ये आपका यानी किसी प्रकाशिक यंत्र की आवरण क्षमता प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होती है। इसे एम से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं बच्चों? इसे एम से। तो हम यानी कह देंगे यहां पर किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होती है। इसे एम से व्यक्त करते हैं। ठीक बच्चों, तो ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हो गई बच्चों कि किसी प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होती है। इसे एम से व्यक्त करते हैं। ठीक बच्चों, तो देखिए ये हमारा क्या है, ये इसका आगे फॉर्मूला बच्चों। इसको हम शॉर्ट रूप में कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसको बच्चों हम शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं एम बराबर बीटा बट्टे अल्फा। क्यों बच्चों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिबिंब द्वारा जो बनता है उसको कहते हैं बीटा। देखो कहते हैं बीटा, और वस्तु द्वारा बनता है उसको कहते हैं अल्फा। तो इसको हमने कहते हैं बीटा, इसको कहते हैं अल्फा। तो यानी कि हम कह सकते हैं एम बराबर बीटा बट्टे अल्फा। तो बच्चों ठीक है, तो पहले आप एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बच्चों फिर हम बात करेंगे प्रकाश के यंत्र की। ठीक है ना, नोट डाउन करिए बच्चों। तो बच्चों अब बात करने वाले हैं हम प्रकाशिक यंत्र की। तो बच्चों क्या होता है प्रकाशिक यंत्र? इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो क्या होता है बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट? ठीक है, जानते हैं इसके बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं क्या कहते हैं इसको। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, प्रकाशिक यंत्र कहते किसे हैं? तो कह सकते हैं एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा समीप की या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है, प्रकाशिक यंत्र कहलाता है। प्रकाशिक यंत्र दो प्रकार का होता है बच्चों, एक सूक्ष्मदर्शी और दूसरा दूरदर्शी। बच्चों सूक्ष्मदर्शी के भी दो टाइप होते हैं, एक सरल सूक्ष्मदर्शी, एक संयुक्त या योग्य सूक्ष्मदर्शी। और दूसरा है दूरदर्शी के भी दो टाइप होते हैं, एक खगोलीय दूरदर्शी या और दूसरा आपका होता है परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है, तो हम क्या देंगे इसमें, डालेंगे इसमें भैया पहला हेडिंग प्रकाशिक यंत्र। इसको बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक बच्चों क्या है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी कि प्रकाशिक यंत्र एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा समीप या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है, प्रकाशिक यंत्र कहलाता है। प्रकाशिक यंत्र दो प्रकार का होता है,
नंबर एक सूक्ष्मदर्शी, नंबर दो दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी भी दो प्रकार का होता है, नंबर एक सरल सूक्ष्मदर्शी, नंबर दो संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ठीक है बच्चों। और दूरदर्शी बच्चों दो प्रकार का होता है, खगोलीय या अपवर्ती दूरदर्शी, नंबर दो परावर्तक या परावर्ती दूरदर्शी। ठीक है, बात कर लेंगे इसमें, लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। प्रकाशिकी यंत्र, प्रकाशिकी यंत्र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है, युक्ति है ये जिसके द्वारा, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा समीप या दूर की वस्तुओं को दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जाता है, देखा जाता है, प्रकाशक यंत्र कहलाता है, प्रकाशक यंत्र, प्रकाशक यंत्र कहलाता है। कहलाता है। तो प्रकाशक यंत्र दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, का होता है। नंबर एक या नंबर एक सूक्ष्मदर्शी, नंबर दो दूरदर्शी। ठीक है, तो जो एक काम करते हैं, इसका पूरा का पूरा हम इसे कंसेप्ट मैप के द्वारा समझते हैं, और कंसेप्ट मैप की बात समझने के बाद फिर बच्चों हम इसके एक एक टॉपिक पर डिस्कस अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको हम कंसेप्ट मैप के द्वारा समझ लेते हैं। तो देखते हैं बच्चों, देखो इसका प्रकाशक यंत्र का कंसेप्ट मैप बनाएंगे। जैसे कि ये हमारा हो गया प्रकाशक यंत्र। ठीक है बच्चों, हमारा क्या हो गया प्रकाशक यंत्र। ठीक है बच्चों, और ये बच्चों कितने प्रकार का हो गया, ये हमारा हो गया बच्चों दो प्रकार का। मतलब ये हमारा कंसेप्ट मैप बना रहे हैं, ये हमारा हो गया दो प्रकार का बच्चों। पहला हमारा क्या है सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। दूसरा बच्चों क्या होगा हमारा दूरदर्शी। और बच्चों ये भी इसको भी हमने बांट दिया, ये भी दो प्रकार का होता है बच्चों। इसका भी बनाएंगे कंसेप्ट में। ये होता है बच्चों सरल सूक्ष्मदर्शी, और ये बच्चों क्या होता है, ये हमारा होता है संयुक्त या यौगिक। और ऐसे बच्चों हमारा ये है दूरदर्शी, इसका ही बनाएंगे वही, ये बच्चों इसका ही बनेगा दो प्रकार के कंसेप्ट में। तो ये बच्चों कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा होता है खगोलीय या अपवर्ती दूरदर्शी, दूरदर्शी। और ये आपका बच्चों दूसरा वाला टाइप है परावर्ती
या इसको हम परावर्तक भी कहते हैं बच्चों, परावर्तक भी कहते हैं। दूरदर्शी, ठीक है। तो ये बच्चों ये हमारा प्रकाश केंद्र का पूरा प्रकाश केंद्र मान लो एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा पास की या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, प्रकाश केंद्र कहलाता है। ठीक बच्चों, तो ये आपका दो प्रकार का सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। बच्चों सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार का होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ऐसे बच्चों हमारा दूरदर्शी भी दो प्रकार का होता है, खगोलीय या अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती या परावर्तक दूरदर्शी। बच्चों अगर आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अगर आप जल को देख लेंगे तो आप जल दोबारा नहीं पिएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों उसमें बहुत सारे कीड़े दिखाई देंगे। दही को देख लेंगे तो उसमें बहुत सारे कीड़े दिखाई देंगे। यानी क्यों? सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बहुत छोटे छोटे जीवों को देख लिया जाता है। इसलिए बच्चों कभी ये बहुत सारी चीजें हैं जो फिजिक्स में प्रैक्टिकल तौर पर की जाती हैं और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी होते हैं इसमें। ठीक बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही जानेंगे और अगले लेक्चर में हम बात करने वाले बच्चों सूक्ष्मदर्शी की, इसकी सूक्ष्मदर्शी की। तो आज का लेक्चर बच्चों अगर आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे YouTube चैनल EWSS को लाइक कर सकते हैं और हमारे यानी वीडियो लेक्चर को कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।